Today we will see the fourth chapter of fourth paper mathematics, that is mathematical logic. This mathematical logic is generally based on the logic in mathematics. So this idea of logic used in mathematics was first invented by the great mathematician, that is Albert Boole, and as well as the Kanad and other mathematicians also. Now we will see firstly the sentences to understand this idea. इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंसेस देखेंगे। अब सेंटेंसेस किसे कहते हैं? सेंटेंसेस यानी होते वाक्य। अब वाक्य कौन होता है, किसे वाक्य कहते हैं? द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का यदि अरेंजमेंट अर्थपूर्ण हो तो उसे हम वाक्य कह सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अरेंजमेंट है ये ग्रामेटिकल भी अरेंजमेंट होना जरूरी है। इस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे गणेश इज ए स्टूडेंट। गणेश इज ए स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले गणेश है जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर इज है जो कि एक वर्ब है, और ये स्टूडेंट जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है, जो कि ग्रामर की दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। इसलिए ये जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है, इस वर्ड्स के अरेंजमेंट को हम वाक्य यानी सेंटेंस कह सकते हैं। अब इस केस में यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं, ये स्टूडेंट गणेश इज, और यहां मैं इस अरेंजमेंट को देखता हूं तो आप लोग देखते होंगे सबसे पहले यहां क्या आया है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? सब्जेक्ट, फिर कौन है? वर्ब। अब ये जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, तो इस तरह का अरेंजमेंट हम कभी इंग्लिश ग्रामर में नहीं देखते। इसलिए ये जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। इसलिए इसे हम क्या नहीं कहेंगे? सेंटेंस। अब आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के टाइप्स कौन से? आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है विधानार्थी वाक्य, या फिर हम उसे बोल सकते हैं साध्य वाक्य। साध्य वाक्य। अब ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आप एग्जांपल यहां देख रहे होंगे, गणेश इज ए स्टूडेंट एक सिंपल सेंटेंस है। गणेश एक विद्यार्थी है। गणेश एक विद्यार्थी है। इस वाक्य में एक सिंपल सेंटेंस होने की वजह से इसे हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। सेकेंड टाइप होता है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? जिससे किसी के ऊपर इंप्रेशन डालना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, तो ऐसे वक्त हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी होता है आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्य जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक।
ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक, आप अपनी किताब लाओ। तो ये जो वाक्य है इसमें सबसे पहले क्या आया है, वर्ब आया है, राइट। लेकिन आखिरी में आप देख पा रहे होंगे यहां फुल स्टॉप आया है। तो स्टार्टिंग यदि वर्ब से होती हो लेकिन फाइनल में फुल स्टॉप होता हो तो समझ लेना वो एक ऑर्डर फॉलो करता है, किसी को ऑर्डर दिया गया है, इसलिए इसकी कैटेगरी होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य। अब प्रश्नार्थी वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, जहां किसी को कुछ सवाल पूछा गया हो या किसी दो व्यक्ति के बीच बातें चल रही हो, कन्वर्सेशन चल रहा हो और एक दूसरे को किसी टॉपिक के बारे में सवाल पूछते होंगे, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य की पहचान ये होती है कि उसके आखिरी में, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, यहां क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप कैसे हैं। तो इस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आने की वजह से इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। फाइनली फोर्थ वन, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी उद्गार वाचक वाक्य, उद्गार वाचक वाक्य। उद्गारवाचक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें हमें कुछ आश्चर्य होना चाहिए, किसी चीज को जैसे देख लिए अचानक हमें अचंभा हो जाता है किसी चीज को देखकर, तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। अब देखो यहां सिंपैथी से बोले हमने, सिंपैथी, लेकिन लास्ट में क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यदि आ जाता है तो समझ लेना है कि आप लोगों को ये कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये हो गए मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले असर्टिव देखा, असर्टिव एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे गणेश इज ए स्टूडेंट यहां पर लिखा है, असर्टिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थी वाक्य जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो जैसे ब्रिंग मी अ टेक्स्ट बुक, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थी वाक्य जिसमें मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हाउ आर यू करके लिया, जिसके एंडिंग होती है हमेशा क्वेश्चन मार्क से। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी उद्गारवाचक वाक्य जिसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इस तरह से ये मेन 4 टाइप्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में एंट्री मारेंगे। ये चैप्टर के पहले इसलिए हम लोगों ने समझे क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए पहला एक्सरसाइज समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी होता है विधान। किसी ने किसी को कहा, अब हर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सेंटेंस जो एक प्योर हो और असर्टिव हो वो हमेशा स्टेटमेंट होता है। जैसे इसलिए हम स्टेटमेंट यानी क्या कहेंगे, द डिक्लेरेटिव assertive sentences are statement।
यानी केवल डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होंगे। यहां पर दो चीजों को हमें हाईलाइट करनी है। एक तो असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, यानी हमने जो 4 कैटेगरी देखी उसमें से सिलेक्शन केवल पहले वाले का हुआ, असर्टिव का हुआ। इसका मतलब हमारे जो समझ है या स्टेटमेंट के लिए जो हम चुनना चाहते थे, कौन से वाले सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे, उसमें से ये तीनों जो है वो कैटेगरी के बाहर हो गए। तो बचा कौन सा? असर्टिव। यानी आप लोगों के सामने यदि कोई सेंटेंस होता है इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, तो इनमें से किसी को भी आपको स्टेटमेंट बोलना नहीं है। यानी 4 में से 3 चले गए तो बचा एक, तो असर्टिव सेंटेंस जिन्हें हमें स्टेटमेंट बोलना है। मगर यहां और एक बात, जो ये पहली बात होगी, अब दूसरी बात देखते हैं क्या लिखा है यहां, डिक्लेरेटिव, यानी ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस जो कि डिक्लेयर होना चाहिए, जिसमें किसके बारे में बोला गया है ये वहां मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी उसे हम डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और यदि वो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस हो जाता है तो उसे हम निश्चित ही स्टेटमेंट कह सकते हैं। हम लोग फिर से यही एग्जांपल लेते हैं, गणेश इज ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस में ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके पहले भी मैंने असर्टिव के लिए लिया था। इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो ये किसके बारे में बोला गया है? गणेश के बारे में बोला गया है, गणेश को फोकस करते हुए बोला गया है, स्पेसिफाई किया है गणेश को। इसीलिए इस असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव असर्टिव कह सकते हैं, और यदि वो डिक्लेरेटिव असर्टिव हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पर और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैं जनरल ले रहा हूं, ये हमें चेक करना है कि बाकी वो स्टेटमेंट है या नहीं। He is a student। अब यहां देखिए, ये दूसरा सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं स्टार्टिंग कहां से हुई है? ही से। अब ही क्या है? इट इज अ कॉमन वर्ड, बराबर है। अब मैंने कॉमन वर्ड क्यों कहा? कॉमन ही का मतलब ये डिक्लेयर नहीं है कि वो कौन है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या अन्य कोई दूसरा भी हो सकता है। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कह सकते हैं। ओपन जैसे एक हाथ स्पेस है जो ओपन स्पेस है, यानी कहीं रुकावट नहीं है। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे वहां पर व्यक्ति खड़े हैं या बच्चे खड़े हैं, और उसमें से हमें बोलना है कि वो एक स्टूडेंट है। अब वो यानी हम किसके लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं? ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसे स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस कहेंगे। दैट मींस दिस इज ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस। इसका मतलब जो भी ओपन सेंटेंसेस होंगे वो कभी स्टेटमेंट नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट को किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं। आप लोग ग्रामर में पढ़ चुके हैं, अलग अलग सेंटेंस को हम ज्वाइन करने के लिए किसी कनेक्टिव का यूज करते हैं। उसी तरह से हम यहां पर मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में मैथमेटिकल यानी लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, गणेश इज ए स्टूडेंट, और एक मेरे पास वाक्य है, राम इज ए फार्मर। अब हम यदि देखते हैं तो ये जो दोनों सेंटेंसेस है ये स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में किसको डिक्लेयर किया गया है? ये परफेक्शन है, ये प्यूरिटी है मेंशन। इस
में गणेश के बारे में बोला गया है कि वो स्टूडेंट है। सेकंड सेंटेंस में राम को बोला गया है कि वो एक फार्मर है। यानी किसको देखते हुए बोला गया है, वो सब्जेक्ट, वो पर्सन यहां मेंशन है। इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई कनेक्टिव यूज करूंगा। यदि मुझे कनेक्टिव यूज करना हो, जैसे मैंने एक कनेक्टिव एंड से इसको जोड़ दिया, राम, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को जोड़ रहा हूं, गणेश इज ए स्टूडेंट एंड राम इज ए फार्मर। राम इज ए फार्मर। अब इस केस में गणेश इज ए स्टूडेंट एंड राम इज ए फार्मर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, उनको मैंने ज्वाइन किससे किया, एंड। ये कनेक्टिव से, मैंने इसको हम कनेक्टिव कहेंगे, क्योंकि जो कनेक्ट करता है दो अलग अलग स्टेटमेंट को, उसको हम कनेक्टिव कहेंगे। और इस केस में हम इसको लॉजिकल कनेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव। तो अभी जो हमारे सामने ये स्टेटमेंट दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं कौन सा, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट यानी क्या हुआ, दो स्टेटमेंट को हमने किसी लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन किए हैं, तो हमें क्या मिला, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? Compound statement are those statements which are formed by joining two or more statement by using logical connectives। यानी जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the statements formed by joining or connecting two or more statements using logical connectives। So that is compound statement, जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझा था। इस तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है और लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसके हम कैटेगरीज देखेंगे और कंपाउंड स्टेटमेंट के हम टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड स्टेटमेंट का पहला जो लॉजिकल कनेक्टिव के तौर पर हम यूज करने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं टाइप। पहला टाइप जिसमें हम कंजंक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन यहां पर सिंबॉलिकली इसको इस तरह से यूज किया जाता है और ये कनेक्टिव होता है एंड। दिस एंड जो अभी अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू एग्जांपल हम ले लेते हैं, शीला लाइक एप्पल। शीला लाइक्स एप्पल। शीला को क्या पसंद है? एप्पल पसंद है। अनदर एक स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, प्रभाकर लाइक्स, लाइक बनाना। प्रभाकर लाइक बनाना। अब ये जो आपको दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, यहां मैंने पी और क्यू यूज किया, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेटमेंट को शो करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर टी क्यू आर एस इस तरह से यूज करने हैं। अब इन्हें क्या करना है? इस कनेक्टिव से जोड़ना है। कौन सा कनेक्टिव? एंड से जोड़ना है। तो इसको मैं कैसा लिखूंगा?
इन दो स्टेटमेंट जो सिंबॉलिक फॉर्म में है, इन दो स्टेटमेंट के बीच कौन सा सिंबल यूज करूंगा? कंजंक्शन, यानी एंड सिंबल। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, P कंजंक्शन Q या P एंड Q। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा? इन दोनों को जोड़ते हुए, इन दोनों को जोड़ते हुए क्या लिखेंगे? शीला लाइक एप्पल एंड प्रभाकर लाइक बनाना। इसका मतलब ये हुआ शीला को सेब पसंद है और प्रभाकर को केला पसंद है। इन दोनों को हमने किससे जोड़ा? और से जोड़ा, एंड से जोड़ा, यानी ये यहां पर किसका काम करता है? लॉजिकल कनेक्टिव का। लॉजिकल कनेक्टिव, ये देखिए लॉजिकल कनेक्टिव आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लॉजिकल कनेक्टिव इसका पहले दूसरा एग्जांपल लिया था, ऐसे ही किया था। अब इसका हमें यदि ट्रुथ टेबल देखना हो, कंजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल देखना, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू देख लेंगे। जैसे मैंने ये कहा था कि स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस होता है। तो ये जो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस होता है, हो सकता है वो या तो सही हो या फिर गलत हो, यानी उसकी ट्रुथ वैल्यू दो हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। दैट मींस स्टेटमेंट आर दोज डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस व्हिच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जब भी ट्रू हो जाए तब हमें कैपिटल T से मेंशन करना है, और जब वो फॉल्स हो जाए तो हमें कैपिटल F से मेंशन करना है। अब हम आ जाते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन का यदि हमें ट्रुथ टेबल बनाना हो तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें दो स्टेटमेंट से हमें जोड़े हैं। जैसे कंजंक्शन में एंड का यूज किए हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट को हमने जोड़े हैं। तो हम ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे? उसका जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट के लिए दो कॉलम बनाएंगे, और उनका जो रिजल्ट है, उनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे। यानी P के लिए एक बनाएंगे, Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे, और दूसरा जो तीसरा जो कॉलम होगा वो इनका कंपाउंड स्टेटमेंट यानी P एंड Q इस तरह से। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू देखते हैं। हमारे पास मान के चलिए कि कोई शीला नाम की लड़की है और उस लड़की को एप्पल पसंद है, यानी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? T हो गया। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? T हो गया। और प्रभाकर को बनाना पसंद है। हाँ, प्रभाकर नाम का कोई लड़का मिला और वो बोलता है हाँ मुझे बनाना पसंद है, यानी हमारे पास जो दोनों का रिजल्ट निकला वो क्या निकला? T निकला। तो हमें क्या चाहिए? दोनों को पसंद हो ऐसा ही चाहिए, यानी शीला को भी एप्पल पसंद है, जो कि हमें वही चाहिए था कि उसको भी पसंद चाहिए था, और प्रभाकर को बनाना पसंद है, यानी वो भी चाहिए था। मींस हमें पहली भी चीज होना और साथ ही साथ दूसरी भी चीज होना। यानी मान के चलिए हमने पहली बार क्या लिए? पहला स्टेटमेंट ट्रू लिए और दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू लिए, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा, यानी हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि दोनों लोगों को दोनों चीजें, अपनी अपनी चीजें पसंद हो। अब यहां पर हम इस तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। मान के चलते हैं कि फिर से हम दूसरी लड़की देखें जिसका नाम शीला था। अब शीला, ये दूसरी शीला दिखी, उसको एप्पल पसंद है फिर से, लेकिन अभी जो हमें दूसरा लड़का प्रभाकर मिला, सेम दूसरा पर्सन मिल गया, प्रभाकर नाम था, उसे लेकिन अभी बनाना पसंद नहीं, वो केला खाना पसंद नहीं करता, मतलब उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। अब पहला वाला यदि ट्रू हो गया और दूसरा फॉल्स हुआ, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं सेटिस्फाइड तब होऊंगा तब यदि मुझे दोनों ट्रू मिल जाए, यानी ये भी होना और वो भी होना,
अब यहाँ पर पहला तो है लेकिन दूसरा नहीं है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एफ आएगा, एफ आएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, इसका अल्टरनेट कर देते हैं। यानी अब तीसरी शीला नाम के लड़की के पास गए और उसको एप्पल पसंद ही नहीं है, और हम तीसरे प्रभाकर नाम के लड़के के पास गए लेकिन उसको अभी बनाना पसंद है। यदि पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, तो ऐसे वक्त इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मुझे ये भी होना और वो भी होना। जब पहली चीज नहीं मिल रही है लेकिन दूसरी मिल रही है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। देन अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और चौथी पॉसिबिलिटी लेते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं, मान के चलते कि पहले का फॉल्स ट्रूथ वैल्यू लेते हैं और दूसरे का ट्रू लेते हैं। यानी अब ऐसा, सॉरी दूसरे का भी फॉल्स लेते हैं। अब ऐसा हुआ, मान के चलिए कि शीला नाम की चौथी लड़की है, शीला ही नाम की चौथी लड़की, उसको फॉल्स मतलब एप्पल पसंद नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। और प्रभाकर नाम का कोई लड़का है जिसको बनाना फिर से पसंद नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स। तो उसका जो कंजंक्शन आएगा वो क्या आएगा? हमेशा फॉल्स ही आएगा, यानी ये भी नहीं और वो भी नहीं। और सिंपल इसी एग्जांपल को यदि हम इस तरह से लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को, एक ही बच्चे के ऊपर ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चा जो चाहता है कि मुझे एप्पल भी मिले और मुझे बनाना भी मिले, तो वो सेटिस्फाइड होने वाला है। मान के चलिए उसको एप्पल भी दिए और उसको बनाना भी दिए, ये ट्रू ट्रू ले ली, इसका मतलब वो हो गया सेटिस्फाइड। मींस रिजल्ट क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा। अब दूसरी बार क्या किए, उसको एप्पल दिए लेकिन बनाना नहीं दिए, तो क्या होगा? वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फॉल्स निकलेगा। फिर अब क्या किया हमने, उसको एप्पल नहीं दिए लेकिन बनाना दे दी, फिर से सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी तो डिमांड दोनों की थी। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अब उसको दोनों नहीं दिए, ना एप्पल दिए ना बनाना दिए, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। तो यहां से क्या समझ में आता है, इसका नोट पॉइंट कि दोनों में यदि हम टी कंजंक्शन टी लिखते हैं तो ही हमारा रिजल्ट टी आएगा। अदरवाइज हर केस आप देख सकते हो, टी कंजंक्शन एफ एफ ही होता है, एफ कंजंक्शन टी भी एफ ही होता है, और एफ कंजंक्शन एफ भी क्या होता है? एफ ही होता है। यानी तीनों पॉसिबिलिटी के लिए सेम रिजल्ट आता है, एफ ही आता है। तो एक ही ऑड पॉसिबिलिटी है, ये इनसे हटके है, इसलिए हटके जो है उसको ध्यान रखिए, बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे सेकंड कंपाउंड स्टेट, यानी सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव का हम यूज करने वाले हैं। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव क्या रहने वाला है, उसमें हम देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन 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 को हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी की जैसा, और इसके लिए हम कनेक्टिव यूज करेंगे, और कनेक्टिव का यूज करेंगे। यानी दो स्टेटमेंट को ज्वाइंट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम और कनेक्टिव यूज करेंगे, जिस तरह यहां पर हमने एंड कनेक्टिव यूज किया था। अब एंड की प्लेस में क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट हम एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, राम इज ए बॉय। और क्यू स्टेटमेंट है, राम इज स्टूडेंट। सेम पर्सन के ऊपर मैंने अप्लाई किया दोनों स्टेटमेंट। अब इसे मुझे कंबाइन करना है, लेकिन अभी डिसजंक्शन यानी कनेक्टिव यूज करना है। और तो P डिसजंक्शन Q, इसका
ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है सिंबॉलिक फॉर्म में, इसका वर्बल फॉर्म क्या बनेगा? राम इज ए बॉय और ही इज ए स्टूडेंट। अब यहां पर हमने क्या कहा? राम या तो लड़का है या फिर वो एक स्टूडेंट है। देखो हर स्टूडेंट लड़का होगा जरूरी है नहीं, इसलिए हमने क्या किए? एक स्टूडेंट बोले और दूसरे को हमने क्या? लड़का बोला। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना है? अभी इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने कंजंक्शन के लिए किए थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वहां पर टोटल हमने 3 कॉलम्स निकाले थे और 5 रोज निकाले थे। वैसे यहाँ पर भी हम 5 रोज निकालेंगे, P Q P और Q। ठीक है, तो जिस तरह से वहां हमने TT बोले थे, ये देखिए आप देख सकते हैं TT देन FF TF TF, इस तरह से अल्टरनेट, यहाँ FF और यहाँ TF। अब और एक का मतलब क्या है? या तो ये या फिर वो, यानी दो में से कोई एक चीज यदि पॉसिबल हो, मिल जाए तो आगे वाला सेटिस्फाइड हो। जैसे यहां पर राम इज ए बॉय और ही इज ए स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं? हम राम नाम का लड़का ढूंढने निकलते हैं। ठीक है, हमें मिल जाता है राम नाम का कोई लड़का मिल गया। चलो, यानी हमारा स्टेटमेंट उसका ट्रूथ वैल्यू T हो गया। अब राम नाम का कोई स्टूडेंट भी मिल गया तो हमारा फिर से ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? T, यानी T और पहला और दूसरा भी T, तो इसका और क्या बनेगा? T बनेगा। और का मतलब पहला या फिर दूसरा, पहला भी चलेगा या फिर दूसरा भी चलेगा, दो में से कोई एक चलेगा तो भी हम सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा है इसका। पहला क्या है? ट्रू है और दूसरा फॉल्स, यानी राम नाम का कोई लड़का है मगर वो स्टूडेंट नहीं है मान के चलिए, तो दूसरे का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। ये देखिए दूसरे के कॉलम में हमने फॉल्स लिख दी, तो ट्रू और फॉल्स क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि दो में से कोई एक होना, राइट ना। अब क्या? अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। मान के चलिए कि राम नाम का कोई लड़का नहीं है, मतलब वो एक, लेकिन वो एक स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? F और T, तो क्या आएगा रिजल्ट? T आएगा, क्योंकि हमें दो में से कोई एक चाहिए था। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? ना तो वो लड़का है और ना ही वो स्टूडेंट है, मतलब अभी क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। तो इसमें नोट पॉइंट क्या आता है? नोट पॉइंट आएगा, ये तीनों एंट्री आप देख रहे होंगे, तीनों के लिए TTTT है और लास्ट वाली ही ऑड एंट्री है, यानी हटके है, तो इसलिए इस हटकी जो एंट्री है इसी को ध्यान रखिए आप सभी लोग, तो आपका बराबर ये पूरा जो टेबल है वो ध्यान रह जाएगा। यानी F और F ही F होता है, बाकी सभी एंट्री जो आती है वो T आती है। यानी आपके सामने ऐसा उपस्थित हो जाए कोई सवाल, T और T क्या होगा? तो T होगा, T और F क्या होगा? तो T होगा, F और T क्या होगा? तो T होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं, दैट इज नेगेशन। थर्ड टाइप, दैट इज नेगेशन। अब नेगेशन के लिए हम क्या करेंगे? नेगेशन को वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है, यानी जो नेगेशन में हम वर्ड यूज करने वाले हैं, नॉट, नेगेशन के लिए नॉट यूज करते हैं, ये उसका सिंबल है और नॉट, तो ये जो नॉट है दिस इज नॉट लॉजिकल कनेक्टिव, सो व्हाट इज इट? इट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब जो ऑपरेटर होता है वो सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई होता है और जो कनेक्टिव होते हैं वो दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे एंड एक कनेक्टिव था और एक कनेक्टिव था, तो इसलिए दो अलग अलग स्टेटमेंट को हमने ज्वाइन किए, ये अलग अलग दो स्टेटमेंट थे, इनको ज्वाइन किया। यहां पर दो अलग अलग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं गिरेगी, क्योंकि ये
कनेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को फिर कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया टी स्टेटमेंट, यानी मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी कहलाती है। अब इसका मैं यदि निगेशन कर दूं, इसे मैं रीड करूंगा निगेशन पी, तो निगेशन यदि कर देता हूं तो इसका निगेशन क्या आएगा? मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह से यदि हम इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू देखते हैं तो हमें पता है, हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है या नहीं है? इसका मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी। तो उसका जब निगेशन लिए, इसका मतलब क्या हुआ? मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब ये गलत है, एक्चुअली वो तो है, नहीं कहा गया है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि उसने नहीं है बोला है, यानी गलत बोला है, गलत बोला है मतलब फॉल्स बोला है। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये समझ में आता है कि यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसका निगेशन लेने पर उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होता है? फॉल्स, यानी ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसी का वाइस वर्सा कर लेना, यानी गिवन स्टेटमेंट यदि उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो तो जो निगेशन स्टेटमेंट होगा उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। उसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसी के लिए हमेशा के जैसा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होगा इसका? बहुत सिंपल है इसका ट्रुथ टेबल। बस आपको क्या करना है, दो कॉलम ड्रॉ करने हैं, एक टी और दूसरा निगेशन। मान के चलिए जैसे इस केस में था, पहला गिवन स्टेटमेंट यानी टी ऐसा था, ट्रू था, इसलिए मैंने ट्रू लिखा। मगर इसका निगेशन जो आया उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स। यदि गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होता तो उसका ट्रुथ वैल्यू जो निगेशन का ट्रुथ वैल्यू था वो क्या आता? वो आता। इसका मतलब हमें यहां से क्या समझ में आता है? यहां से नोट करने लायक बस दोनों है, ये पूरी चीज नोट करने लायक है। निगेशन ऑफ टी क्या होना है? एफ होना है, और निगेशन ऑफ एफ क्या होना है? टी होना है, यानी टी का निगेशन एफ और एफ का निगेशन टी। हमारे सामने यदि कोई मान के चलिए मैथमेटिकल कोई लॉजिकल पैटर्न होता है और लॉजिकल पैटर्न में हमें निगेशन सिंबल आता है हमारे सामने, और एफ का निगेशन लेना हो तो उस वक्त हमें टी लिखना है, और टी का निगेशन लेना हो तो उस वक्त हमें एफ लिखना है। ऐसा अप्लाई करना है उसको। इसका रिजल्ट ऐसा लिखना है और इसका रिजल्ट इस तरह से। अभी हम इसका थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी देखेंगे, कंडीशनल। अब कंडीशनल जिसमें जिसे हम कहते हैं इंप्लीकेशन, कंडीशनल को फिर से हम इंप्लीकेशन भी कह सकते हैं। कंडीशन और इंप्लीकेशन, इस तरह से हम उसको शो करेंगे रे के जैसा, या फिर इस तरह से शो करेंगे। और इसके लिए हम कनेक्टिव यूज करेंगे, इफ देन कनेक्टिव का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए आप लोग, लेट पी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, यू विल रन फास्ट, और क्यू स्टेटमेंट है यू कैन कैच द ट्रेन। मैंने ओरिजिनली इसको स्टेटमेंट मान लिया हूं, इसलिए आपको इसे स्टेटमेंट ही बोलना है। यू विल रन फास्ट पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है यू कैन कैच द ट्रेन। अब इन दोनों को मुझे इस कनेक्टिव से जोड़ना है, तो उसके बीच में सिंबल कौन से यूज करूंगा जब इन्हें जोड़ना है?
देखिए हम वर्बल फॉर्म को इस कनेक्टिव से जोड़ेंगे तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको इस सिंबल से जोड़ेंगे, यानी P इंप्लीकेशन Q इस तरह से होगा। अब इस केस में P इंप्लीकेशन Q का वर्बल फॉर्म क्या बनेगा? इफ लगेगा पहले, क्योंकि हम इफ देखकर यूज कर रहे हैं। इफ यू विल रन फास्ट देन you can catch the train, इस तरह से। यानी यदि आप जोर से दौड़ते हो तो आप ट्रेन को पकड़ सकते हो। ट्रेन छूट रही है मान लो चलो, तो आपको दौड़ना पड़ेगा, और यदि आप दौड़े तो ट्रेन को पकड़ सकते हो, आपको ट्रेन मिलेगी। अब इसका यदि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगेन ट्रुथ टेबल, यहां हमें 3 कॉलम्स लगेंगे और 5 रोज लगेंगे, इस तरह P Q और P इंप्लीकेशन Q। तो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पर 2 स्टेटमेंट्स। अब जैसे पहले स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू T है, हमेशा के जैसा, इसके पहले हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए निकाले थे वैसा, और दूसरे का भी ट्रुथ वैल्यू T है। अब इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि ये कंडीशनल क्या है। यदि ऐसी घटना घटती है तो वैसा होगा, यानी यदि आप भागते हो जोर से तो आपको ट्रेन मिलेगी, भागोगे तो मिलेगी क्योंकि ट्रेन छूट रही है। यानी दूसरी घटना जो है वो पहली घटना के ऊपर डिपेंड करती है, आपके दौड़ने के ऊपर डिपेंड करता है आपको ट्रेन मिलना, राइट। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यदि ट्रू लेते, मान के चलिए कि आप जोर से भागे और आपको ट्रेन मिल गई, आपको ट्रेन मिली, यानी दोनों ट्रुथ वैल्यू कैसे होगी? T। तो उसका फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा? T। अब कैसा हुआ, आप जोर से दौड़े तो सही लेकिन आपको ट्रेन नहीं मिली, मान के चलिए कि आपको ट्रेन नहीं मिली, यानी उसका ट्रुथ वैल्यू हमने क्या लिए? फॉल्स लिए। तो हम सेटिस्फाइड होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि ट्रेन मिले हमें, बराबर है ना, हम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। अब मान के चलिए कि पहली बार जो कंडीशन थी उसका अपोजिट कर देते हैं, हम अभी जोर से नहीं दौड़ते, दौड़ना नहीं है, फिर भी हमें ट्रेन मिल गई, जोर से नहीं दौड़े फिर भी ट्रेन मिली, तो हम रोएंगे क्या? नहीं, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ठीक हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन फिर से वही करते हैं, पहली वाली कंडीशन, इफ यू रन फास्ट, यानी आप जोर से दौड़े हो, यदि आप जोर से दौड़े हो और ये सही है, ये गलत है, और दूसरा लेकिन आपको ट्रेन भी नहीं मिली, आप जोर से दौड़े भी नहीं और आपको ट्रेन नहीं मिली। अरे भाई आपने वो काम नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ ना, यानी पहला यदि करते तो हो सकता था दूसरा भी होता, बराबर है। तो पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, इसका मतलब हमें क्या होना पड़ेगा? सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जोर से दौड़ा ही नहीं तो मेरे को कहां से ट्रेन मिलेगी, बराबर है। तो इसका मतलब F इंप्लीकेशन F क्या होगा? T होगा, ना कि F। तो इसलिए यहां से हमें नोट क्या करना है, नोट पॉइंट T इंप्लीकेशन T, ये T होता है, और साथ में F इंप्लीकेशन F भी T होता है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे आप लोग? ये नोट यही ध्यान रखने लायक है, लेकिन फिर भी अलग से ध्यान रखना है तो लाइक एंट्री यदि दिखती है तो T लिखना है। ये T इंप्लीकेशन T जो है उसको T लिखना है, और F इंप्लीकेशन F जो है उसको इंप्लीकेशन बोलना स्टूडेंट स्विच करो। Fifth one, that is biconditional or double implication. Biconditional or double implication.
बाय कंडीशन। यहां पर हम सिंबल यूज करेंगे इस तरह से या फिर इस तरह से, और जो कनेक्टिव होगा इफ एंड ओनली इफ इसका यूज करेंगे, ये कनेक्टिव यूज करेंगे। इस इफ एंड ओनली इफ को ब्रीफली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IFF इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट है क्योंकि ये कनेक्टिव है, एक ऑपरेटर नहीं है, ये क्या है, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव के लिए हमें दो स्टेटमेंट लेना होता है, ऑपरेटर के लिए एक, और एक ही ऑपरेटर है, कौन सा है ऑपरेटर, एंड, नॉट, नेगेशन, नेगेशन यानी नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल यू विल वर्क हार्ड, और दूसरा है यू विल सक्सेस इन एग्जाम। ये दो स्टेटमेंट्स है। इन दो स्टेटमेंट्स में सबसे पहला वाला स्टेटमेंट है, आप यदि कठिन प्रयास करते हो तो क्या होगा, आप एग्जाम में सफल होंगे, ऐसे होगा इसका वाला। यानी हमें यदि कब लगाना है, ये घटना घटती है तो ये घटना घटेगी, ये नहीं घटेगी तो ये भी नहीं घटेगी, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी अनसैटिस्फाइड, ठीक है। चलिए देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। ट्रुथ टेबल फॉर दिस, ट्रुथ टेबल में फिर से दो स्टेटमेंट होने की वजह से हमें कॉलम 3 ड्रॉ करने हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 5 ड्रॉ करना है। पहला थी Q, देन T डबल इंप्लीकेशन। यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, P डबल इंप्लीकेशन। क्या होगा, कनेक्टिव कौन सा, इफ एंड ओनली इफ, एक सिंगल वर्ड है, इफ एंड ओनली इफ को हम ब्रीफली IFF ऐसा लिखते हैं, एक ही पूरा शब्द है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यू विल वर्क हार्ड इफ एंड ओनली इफ यू विल सक्सेस इन एग्जाम। यानी आप यदि हार्डवर्क करते हो तभी आप एग्जाम में कैसे होंगे, सफल होंगे। अब मान के चलिए आपने हार्डवर्क किया और फिर से मान के चलिए कि आप एग्जाम में सफल भी हो गए, यानी दोनों का ट्रुथ वैल्यू T ले ली, T T, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, T मिलेगा, क्योंकि यहां कंडीशन क्या है, ऐसा होगा तो ही वैसा होगा, तो ही वैसा होगा, ठीक है। यानी दोनों होना जरूरी है या फिर दोनों नहीं होना जरूरी है। अब हमने पहला वाला ट्रू लिए लेकिन दूसरा वाला फॉल्स, आपने कठिन प्रयास तो किया जरूर लेकिन एग्जाम में सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब क्या हुआ, मान के चलिए कि आपने कठिन प्रयास नहीं किया लेकिन एग्जाम में सफल हो गए, कोई भी बोलेगा कॉपी मार के पास हुआ है, यानी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, बराबर है। अब ऐसा हो गया, आपने कठिन प्रयास भी नहीं किया और आप एग्जाम में सफल भी नहीं हुए, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि ये चीज नहीं किए इसलिए वो चीज भी नहीं हुई, बराबर है ना। तो यहाँ पर F डबल इंप्लीकेशन, F क्या होता है, T होता है। तो नोट पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर नोट पॉइंट बनेगा केवल लाइक जो एंट्रीज है, यानी T डबल इंप्लीकेशन T ही T होगा और F डबल इंप्लीकेशन F ही क्या होगा, T होगा। इस केस में हम लोग ये देख रहे थे कि जो T इंप्लीकेशन F है वही F होगा। इसके पहले मैंने गलती से बताया था कि ये वाली एंट्री थोड़ा सा ध्यान नहीं था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये नोट करना है T इंप्लीकेशन F है
वो क्या होता है, एफ होता है। और डबल इंप्लीकेशन के केस में जो यहाँ पर आप लोगों को ये रिजल्ट सेम है, यहाँ 50-50 चांस है, या तो सेम एंट्री टी होती है बोलो, या फिर यानी लाइक एंट्री टी होती है बोलो, या फिर आप लोग अनलाइक एंट्री एफ होती है, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि चांस 50-50 का है यहाँ पर। तो कोई भी ध्यान रखें तो भी चल जाएगा।